जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल संगम की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम नई सरकारी योजना अग्निपथ के विषय में चर्चा करेंगे, जो सरकार ने जिसकी हाल में ही घोषणा की है, जिसके तहत करीब 10 लाख लोगों को अगले 18 महीने या 1.5 साल में सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों में नौकरी दी जाएगी। इन्हीं 10 लाखों में करीब 46,000 अग्निवीरों की नियुक्ति होगी। ये अग्निवीर क्या है? वास्तव में अग्निवीर भारतीय सशस्त्र सेना, जिसके अंदर इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी में जो लोग भर्ती होंगे उनको अग्निवीर कहा गया है। अब भारत में अग्निवीरों की क्यों आवश्यकता पड़ी? देखिए, बहुत सिंपल सा रीजन है कि भारत की विभिन्न सेनाओं में, जो तीनों सेनाएं हमारी, वहां करीब 1.5 लाख पद रिक्त पड़े और यदि समान प्रक्रिया से इनकी भर्ती की जाए तो करीब 6 से 7 साल लग जाएंगे। पिछले 2 साल में कोई भर्ती प्रक्रिया हुई नहीं तो यह समय बढ़ भी सकता है। और भारत के समय इस वक्त 2 बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। एक तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और दूसरा उत्तर उत्तर पूर्व में चीन। और भारतीय सेना और रक्षा मंत्रालय और भारत सरकार इतना बड़ा जोखिम नहीं ले सकती कि अपनी सशस्त्र सेनाओं में कमी को कंटिन्यू रहने दे, ताकि यदि कल कोई युद्ध की स्थिति हो या कोई विषम परिस्थिति पैदा हो तो सेना को संघर्ष करना पड़े। तो सरकार ने एक योजना बनाई अग्निवीरों के रूप में, ताकि सरकार इस समस्या को पूरी कर सके। देखिए, एक कारण और है इस अग्निवीरों की नियुक्ति का। पहला कारण क्या है कि वर्तमान में जो भारतीय सेनाएं हैं उसकी जो औसत आयु करीब 34 से 35 साल है। सरकार चाह रही है कि अगले 6 साल में इन अग्निवीरों के माध्यम से जो ये औसत आयु इसको 24 से 25 किया जाए, ताकि भारतीय सेना हमेशा जवान रहे। इन 46,000 का भी एक खाका तैयार किया गया है, जिसमें पहले 6 महीने में इंडियन आर्मी करीब 26,000 लोगों की भर्ती करेगी, फिर 15,000 लोगों की भर्ती करेगी। इंडियन एयरफोर्स पहले साल में 3,500 लोगों की भर्ती करेगी और इंडियन नेवी करीब 3,000 लोगों की भर्ती करेगी। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन लोग इस अग्निवीर के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, उनकी क्या योग्यता है, उनको क्या लाभ है, उनको क्या भत्ते मिलेंगे। हाँ, मैं इस विषय की में भी चर्चा करूंगा कि इस सेवा से क्या आपको लाभ होंगे और इस सेवा की क्या हानियां होंगी, जैसे विपक्ष या बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक बता रहे हैं। हम पूरा इसका चर्चा करेंगे, एक साइड एक पक्षी बात नहीं रखेंगे, हम दोनों पक्षी बात रखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अग्निवीर के रूप में किन किन लोगों की नियुक्ति हो सकती है और उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। आवेदकों की आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होनी चाहिए। इसका मतलब ये 17.5 से 21 साल होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या क्या होगी इसके विषय में आप जान लीजिए। 10 या 12वीं पास होना चाहिए, 10वीं या 12वीं पास कम से कम होना चाहिए। उम्मीदवारों का नामांकन सेवा अधिनियम के तहत 4 साल के सेवा काल के लिए होगा। मतलब आपकी जो नियुक्ति होगी वो 4 साल के लिए ही की जाएगी। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। इसको बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि सेना में जो रेगुलर भर्ती होती है, जो उसके मापदंड है, आर्मी के अलग है, एयरफोर्स के अलग है, नेवी के अलग है, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। आपको उस मापदंड को पूरा करने पे ही अग्निवीर के रूप में आपका चयन होगा। मेरिट और 4 साल के सेवा काल के दौरान किए गए प्रदर्शन के आधार पर केंद्रीकृत और पारदर्शी मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि सरकार ने ये बोला है कि हम 25% लोगों को रेगुलर सेना में लेंगे, बाकी 75% को सेवा मुक्त कर देंगे। 100% उम्मीदवार वॉलंटियर के तौर पर रेगुलर कैडर के लिए आवेदन कर सकते हैं। मतलब यदि आपको सब करना है, ऐसा नहीं कि सरकार जो 25% लेगी, नहीं, जितने भी लोग हैं 100% आवेदन करेंगे। सरकार ये देखेगी कि 4 साल की सेवा में आपने किन मापदंडों को पूरा किया है, क्या आप सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं, सेवा की जरूरत है सेना को, वो यदि मापदंड पूरा कर रहे हैं तो आपको सेना में कंटिन्यू रखा जाएगा। अब आते हैं आर्थिक पैकेज की बात भी करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले साल करीब 30,000 रुपया दिया जाएगा और चौथे साल करीब 40,000 रुपया दिया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न भत्ते जैसे जोखिम, राशन, वर्दी, उपयुक्त यात्रा भत्ता, जो एक समान सैनिक को मिलता है, सब मिलता है। अब इसको वेतन का जो वर्गीकरण है उसको आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले साल 30,000 दिया जाएगा, जिसमें 21,000 रुपए आपके हाथ में आएंगे। जो 9,000 बचेगा वो सरकार एक
कोष बनाएगी जिसमें आपका 9,000 रुपए और सरकार प्रति महीने 9,000 रुपया उसमें डालेगी। इसी प्रकार दूसरे साल आपको 33,000 रुपए मिलेंगे, जिसमें 23,100 रुपए आपको नगद मिलेगा, बाकी 9,900 रुपए आपका अंशदान और उतना ही सरकार डालेगी। तीसरे साल 36,000 रुपए आपको तनख्वाह होगी, जिसमें 25,550 रुपए नगद मिलेंगे, 10,950 रुपए आपका योगदान होगा, उतना ही सरकार का होगा। चौथे साल करीब 40,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी, जिसमें 28,000 रुपए नगद आएगा आपके हाथ में, 12,000 रुपए आप डालेंगे और 12,000 रुपए सरकार डालेंगे। इस प्रकार जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो करीब 5,02,000 रुपया होगा और उतना ही सरकार का कंट्रीब्यूशन होगा 5,02,000। ये कुल मिला के हो जाएगा 10,04,000 रुपए। ब्याज सहित जो आपको 4 साल बाद ये मिलेगा वो करीब होगा 11,71,000 रुपए। सबसे बड़ी बात है कि इस 11,71,000 रुपए में आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि 10 लाख के ऊपर तो 20% टैक्स हो जाता है, तो आपका तो 2 लाख रुपए टैक्स कट ही जाता। लेकिन सरकार ने इससे भी आपको छूट दे रखी है कि आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा उस शिक्षा के लिए कौशल पात्रता प्रमाण पत्र और क्रेडिट अंक दिए जाएंगे। क्रेडिट अंक का मतलब है कि आपका जो मूल्यांकन किया जाएगा उसमें आपको कुछ अंक दिए जाएंगे जो आपको भविष्य की नौकरी में काम आएंगे। अब एक सवाल और भी उठता है कि यदि सेवा के दौरान आपको कुछ हो गया, आपकी जैसे मृत्यु हो गई या आप विकलांग हो गए, डिसेबिलिटी आ गई, तो सरकार ने उसके लिए क्या उपाय किए हैं। तो इस चार्ट के माध्यम से आप इसको समझिए। 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर है। इसका मतलब यह है कि सरकार 48 लाख रुपए आपको देगी, जिसमें आपका भी 1 रुपए कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि, मतलब कुल करीब आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा यदि आपकी सेवा के दौरान मृत्यु होती है। सेवा निधि से ही 4 वर्षों तक सेवा न किए जाने के हिस्से का भुगतान। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आपने 1 साल की सेवा की, उसके बाद अनफॉर्चुनेट किसी दुर्घटनावश या आतंकवादी कार्रवाई में आपकी मृत्यु हो गई, तो 1 करोड़ रुपया तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपके परिवार को, साथ ही साथ जो आपके 3 साल बचे हैं उसकी जो प्रति मंथ की जो तनख्वाह है प्रति माह की, उसका भी भुगतान आपके परिवार के लोगों को सरकार करेगी। विकलांगता क्षतिपूर्ति, जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित उतना ही मुआवजा आपको मिलेगा। जैसे 100% पे 40 लाख रुपया, 75% पे 25 लाख रुपए और 50% पे 15 लाख का मुआवजा मिलेगा। सरकार ने 3 कैटेगरी बनाई है, XYZ। यदि प्राकृतिक कारणों से आपकी मृत्यु होती है, जैसे आप बीमार पड़ गए और कोई कारण हुए, तो इस कैटेगरी में आएंगे। वाई के अंदर यदि आप सेवा के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान किसी एक्सीडेंट या किसी अन्य कारण से मृत्यु होती है तो आप वाई कैटेगरी में आएंगे। और जेड कैटेगरी के अंदर यदि आप आतंकवादी कार्रवाई या नक्सलियों से लड़ते हुए आप शहीद होते हैं तो आपको इस कैटेगरी में रखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है, और जैसे विपक्ष के लोग बहुत से भूतपूर्व सैनिक उठा रहे हैं कि 4 साल की सेवा के बाद आपका क्या होगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो भर्ती की जो उम्र रखी गई है वो 17.5 से 21 साल रखी गई है, और भारत सरकार और राज्य सरकार की जो अधिकांश नौकरियां हैं वो 21 साल के बाद शुरू होती है। इसका मतलब है कि आप 21 साल तक सेवा कीजिए भारतीय सेना की, उसके बाद आप सिविल लाइफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो नौकरियां 21 साल से शुरू होती है। इसके अलावा आपको क्रेडिट अंक भी मिल रहा है, और दूसरा आपको प्राथमिकता भी जाएगी। जैसे गृह मंत्रालय ने घोषणा कर रखी है कि वो विभिन्न केंद्रीय जो पुलिस बल है, जैसे CRPF, BSF, ITBP, इन सब में इनको प्राथमिकता देंगे। और दूसरा, कई राज्य सरकारों ने कहा है कि वो पुलिस सेवा में इनकी भर्ती में प्राथमिकता देंगे। आप कह रहे हैं कि अरे बेरोजगार हो जाएंगे तो करेंगे क्या? अरे देखिए साहब, 4 साल की नौकरी के बाद आपके अंदर एक तो डिसिप्लिन आ जाएगा, क्योंकि आप यदि कभी सिविल सर्विसेज का रिजल्ट देखिए तो उसमें अधिकांश लोग वो सेलेक्ट होते हैं जो नौकरी कर रहे होते हैं। तो कभी अजीब सा लगता है कि यार ये लोग कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं नौकरी करते हुए। देखिए, जब नौकरी करते हैं तो आपका दिल दिमाग बड़ा खुल जाता है, आपकी सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है, तो आपको दूसरी नौकरी पाने में बड़ी आसानी रहेगी। दूसरी बात,
6 महीने की फिजिकल ट्रेनिंग आप करेंगे डिफेंस में, सेवा में, और 3.5 साल की सेवा करेंगे। तो इसका मतलब है कि आप शारीरिक रूप से इतने सक्षम होंगे, क्योंकि किसी भी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल या राज्य पुलिस बल में सबसे पहले क्या होता है, लिखित परीक्षा से पहले फिजिकल एजुकेशन टेस्ट होता है, जो एक चुनौती होती है आम आदमी के लिए, एक सिविलियन के लिए। लेकिन चूंकि आप ट्रेंड होंगे, आप उन मानदंडों को पहले से पूरा किए होंगे, तो आप आसानी से वो क्राइटेरिया पूरा कर लेंगे। और सरकार ने कहा कि लिखित परीक्षा में आपको प्राथमिकता भी मिलेगी, मतलब लिखित परीक्षा का मतलब है कि पूरे चयन में आपको प्राथमिकता मिलेगी। तो सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात यह है कि से एक बार आप जब सेना में आ जाते हैं, तो आपके अंदर जो सेल्फ डिसिप्लिन और जो राष्ट्र के प्रति भावना आती है, वो एक सामान्य पुलिस बल के अंदर नहीं आती। क्योंकि जब आप पुलिस पे काम करेंगे, चाहे राज्य पुलिस में करेंगे, तो आपके अंदर एक ज्यादा डिसिप्लिन होगा उस सैनिक के, सिपाही की अपेक्षा जो सीधा पुलिस में भर्ती हुआ है। बहुत से लोग आशंका जता रहे हैं कि 4 साल की नौकरी के बाद यदि उनको नौकरी नहीं मिली तो बड़े डिप्रेशन में आ जाएंगे और बहुत सारे ऐसे कार्य करने लगेंगे जो सामाजिक तौर पे ठीक नहीं हो। देखिए, पहली बात कि डिप्रेशन में तो आएंगे नहीं, क्योंकि सेना में 7 साल के शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद बहुत से लोग नौकरी छोड़ते हैं, उनको पेंशन नहीं मिलती, और लेकिन वो जिंदगी में बहुत अच्छा करते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि 7 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन के बाद लोगों ने नौकरी छोड़ के बाद आतंकवादी या गैर सामाजिक कार्यों में लगा। यदि आपके पास कोई ऐसा उदाहरण हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, ताकि सरकार को भी बात पता चले, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम पहले से ही क्यों नकारात्मक बात सोच लेते हैं कि ग्लास आधा खाली है कि भरा है ना। जो सकारात्मक होगा वो तो कहेगा आधा भरा है, और जो नकारात्मक होगा आधा खाली होगा। देखिए, 4 साल की नौकरी के बाद आपके पास करीब 12 लाख रुपया होगा, जो आपके व्यवसाय करने की शुरुआत के लिए बहुत आवश्यक होगा। दूसरा, यदि आप 2-3 साल की पढ़ाई करना चाहते हैं फर्दर उस शिक्षा के लिए, तो यह पैसा आपके बड़े काम आएगा। इससे आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, ना परिवार पे आप कोई बोझ डालेंगे कि मुझे उस शिक्षा ग्रहण करनी है तो कृपा करके मेरी मदद कीजिए। आप खुद सक्षम होंगे अपने खर्चे को उठाने के लिए। देश के विभिन्न भागों में इसका विरोध भी शुरू हो गया है। देखिए, विरोध करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन विरोध में जो आगजनी और ट्रेन जलाना, ये जलाना, ये बस तोड़ना, ये सब गंदी बात है। क्योंकि मेरा अपना विचार है कि ऐसे लोग जो आगजनी करते हैं, ट्रेन जला रहे हैं, बस जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो सेना और पुलिस में लेना ही नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति के अंतर्गत अपनी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, वो सेना और पुलिस के लिए तो बना ही नहीं है। और जिस प्रकार आरा में और बाकी बिहार के कई शहरों में ट्रेनों को जलाया गया और बसों को तोड़ा गया, मैं तो कहता हूं भारत सरकार को एक नियम बना लेना चाहिए कि रेलवे विभाग को, कि जिस शहर में रेलवे की संपत्ति को नुकसान होगा, उस शहर के लोगों को अगले 6 महीने से 1 महीने तक वहां कोई भर्ती प्रक्रिया ही नहीं होगी, जाइए आप। क्योंकि शहर की भी तो जिम्मेदारी है। अब आप कहेंगे अरे ये तो बड़ा बोल्ड स्टेप हो गया कि कुछ लोग किए और पूरे शहर को खामियाजा भुगतना पड़ा। अरे भाई, शहर के लोग भी तो समझाए कि भाई साहब हमारे शहर में आके ये काम मत कीजिए। जैसे आप विदेश जाते हैं, वहां पे आप कूड़ा नहीं फेंकते ना, क्योंकि शहर के लोग ये समझा रखे होते हैं कि आप कूड़ा फेंकेंगे तो आपको जेल दिया जाएगा या तो जुर्माना लगे। तो ये शहर के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की कार्रवाई को रोकें। बहुत से भूतपूर्व सैनिकों ने कुछ प्रश्न उठाए, जैसे कि 4 साल की नौकरी में देश के प्रति वो जज्बा, वो लड़ने की विचारधारा नहीं पैदा होती जो एक रेगुलर आर्मी के अंदर होती। मैं शायद इस बात से सहमत नहीं हूं जनरल साहब लोगों से। उसका मैं कारण बताऊं कि कारगिल ये बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे सामने कि जहां पे जो औसत आयु थी जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, वो 24 से 25 साल थे। मनोज पांडे तो सिर्फ 22-23 साल का था। विक्रम बत्रा की कितने साल की सर्विस थी? 4-5 साल की सर्विस थी। तो जब कारगिल के युद्ध में जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया, उनकी नौकरी 3 से 4 साल थी, तो हम क्यों ऐसे लोगों पे शक करें, अपने अग्निवीरों पे, कि उनके अंदर वो बात नहीं होगी देश के लिए। देखिए, हम एक सिविलियन है। मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में थे, लेकिन चूंकि मैं तो अब शिक्षा की लाइन में आ गया हूं, मैं बताऊं, जब मैं कभी यूट्यूब देखता हूं,
कि जहाँ पे भारत के झंडे के ऊपर से टेम्पो चल रहा है, लोग पैदल चल रहे हैं या झंडा जला रहे हैं, कहीं का भी हो सकता है, तो मन के अंदर बड़ी उत्तेजना उत्पन्न होती है कि यार क्या करें। लगता है कि अभी जाके इनका हिसाब कर दे। जब हम सिर्फ एक स्क्रीन पे यूट्यूब में उस पिक्चर को देख के, उस छोटे से क्लिप को देख के इतना उत्तेजित हो जाते हैं देश के लिए कुछ भी करने के लिए, तो हम उन पे क्यों शक करें जो 24 घंटों उसी परिवेश में जीते हैं जहां सुप्रीम सेक्रीफाइस की ही बात होती है। कुछ भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि 4 साल की नौकरी के बाद यदि वो बाहर आते हैं तो बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज में काम किए होते हैं, तो डर होता है कि हमारे सीक्रेट्स लीक ना हो जाए किसी कारणवश। अरे साहब, ये तो बड़ा निराधार बात है और बच्चों वाली बात है, क्योंकि जो व्यक्ति 15 साल 20 साल सर्विस करके भी छोड़ता है, वो भी तो और सेंसिटिव एरियाज में काम किया होता है, वो भी तो लीक कर सकता है। हम इन 4 साल की नौकरी करने वालों पे ही क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 30 से 40% जो फौजी हैं वो 15 से 20 साल की नौकरी करके छोड़ रहे हैं। मुझे बताइए 0.00001% भी ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने जहां पे सेना के सीक्रेट्स को भूतपूर्व सैनिकों ने बेचने की कोशिश की। हाँ, जो लोग पकड़े गए सीक्रेट्स बेचते वो सेवा के अंदर ही थे, सेवारत कर्मचारी थे। तो हम किसी पे शक करें ये कोई जरूरी नहीं है, हमें विश्वास करना है। देखिए, आप इसके नेगेटिव्स की बात कर सकते हैं कि 100 में सिर्फ 25 लोगों को लेना है, मतलब हर 4 में एक व्यक्ति को लेना है। लेकिन सरकार ने बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि जो 12 लाख रुपए है उससे आप क्या कर सकते हैं। देखिए, मुद्रा लोन और बहुत सारे बैंक लोन देते हैं जो छोटे व्यवसायी है, तो 5-5 लाख रुपए लेके स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 4 लोग, यदि 100 में से यदि हम 4 लोगों का उदाहरण लें, चाहिए 100 न ले, 4 लोगों में एक रेगुलर आर्मी में चला गया, एक व्यक्ति चला गया सीआरपीएफ, असम राइफल और राज्य पुलिस सेवा में, जो 2 लोग बचे हैं, क्या वो अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर सकते वो छोटी सी पूंजी से, या दूसरे क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरे भागों में भी तो जा सकते हैं। तो ये नकारात्मक विचारधारा लाना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात है। मैं कह रहा हूं हमारे दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए। मैं उन भूतपूर्व सैनिकों से ये आग्रह करता हूं जो लोग टेलीविजन या अखबार में लेख लिख रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल के रैंक पे पहुंच गए हैं और वो कहते हैं कि सेंसिटिविटी लीक हो सकती है, क्या हम उन पे भी शक करें? आज जिन्होंने 35-40 साल बहुत सेंसिटिव एरियाज में देश में काम किया होगा, तो क्या हम उन पे भी उंगली उठाएं कि अरे अब तो आप नौकरी से चले गए तो आप तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। एक बार जो फौज के परिवेश में पल जाता है उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी रहती है। मैंने जैसे कहा कि मेरे पिताजी इंडियन एयरफोर्स में थे, अनफॉर्चुनेट हम नहीं हो पाए, सीडीएस एनडीए के थ्रू नहीं हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि देशभक्ति हमारे अंदर नहीं है, और उनके अंदर भी नहीं है जिनके परिवार के लोग सेना में नहीं थे। यह प्रश्न चिन्ह भी लगाना बहुत गलत है। हर व्यक्ति देशभक्त होता है, किसी पे भी शक नहीं करना चाहिए, हमें उन पे विश्वास करना चाहिए। हमारे देश में एक बड़ी समस्या यह है कि कोई योजना लागू होती है तो उसके लाभ से पहले उसका विरोध आरंभ हो जाता है। जैसे कोई मूवी आती है, पद्मावत आई, जैसे लोगों ने देखी नहीं, उसका विरोध शुरू कर दिया सड़क पे कि अरे इसमें तो ये दिखाएगा ये। अरे सरकार को योजना लागू करने दीजिए, तो वॉलेंटियर है, आप मत जाइए सेना पे। आपके लिए एनडीए और सीडीएस के दरवाजे खुले हैं ना परमानेंट के लिए। आपके लिए सीआरपीएफ बीएसएफ में तो परमानेंट कमीशन के लिए दरवाजे खुले हैं, और सिपाही और इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए। तो आप मत जाइए। आपको लगता है कि 4 साल के लिए नहीं जाना मुझे, तो आप मत जाइए। हाँ, जिनके मन में यदि यह है कि मुझे सेना में ही भर्ती होना है, तो वो क्यों सोचे कि मैं 4 साल के लिए ही जा रहा हूं। वो सोचे कि मैं उस 25% लोगों में सिलेक्ट होके परमानेंट आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का सदस्य बनूंगा। यदि आपके अंदर यह भावना रहेगी, ये सकारात्मक विचार रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से वो 25% लोगों में आएंगे। जो लोग इसको आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन करें, क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 4 साल लाइफ के बहुत बड़ा पीरियड नहीं होता, कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। आप बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं, कब फाइनल ईयर का एग्जाम देते हैं आपको समझ ही नहीं आता, अरे हम तो ग्रेजुएशन कर गए और बेरोजगार हो गए। लेकिन यहाँ 4 साल आपकी जिंदगी का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैप्स कीजिए। सरकार ने वादा किया है
सरकार पे भरोसा रखिए कि वो विभिन्न विभागों में आपको नियुक्तियां देगी और सरकार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इतने खुद सक्षम हो जाएंगे 4 साल बाद कि आपको विभिन्न विभागों में नियुक्ति मिलेगी। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कृपा करके इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए सब्सक्राइब करें। और किन किन टॉपिकों पे आप बात करना चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो बने, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं उन विषयों पे भी वीडियो बना सकूं।